Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel, and today I am again back with the same topic, civilizing the native and educating the nation of class 8 and the subject is history. तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. इससे पहले भी मैंने एक पार्ट 1 में वीडियो में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था. आज मैं एक्सप्लेन करूंगी थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले से. तो ये क्या बोलते हैं, इनकी सारी टीचिंग्स क्या है, और इसके आगे भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. चैप्टर बहुत अच्छा है, हिस्ट्री का चैप्टर है ऑल दो, लेकिन हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए बिकॉज इट इज़ इन योर टॉपिक एंड योर सब्जेक्ट. तो इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं कि थॉमस जी जो हैं उन्होंने वो 19th सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट और हिस्टोरियन थे. ठीक है, 19th सेंचुरी के ब्रिटिश पोएट और हिस्टोरियन थे. इनकी थिंकिंग ना कुछ डिफरेंट थी, और वो क्या थी वो देखिए कि उन्होंने बहुत कुछ लिखा था ब्रिटिश हिस्ट्री के बारे में, बहुत कुछ. और वो अपॉइंट हुए थे एज अ फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल. तो ये थे हमारे थॉमस जी, और उन्होंने अपनी इंडिया को सर्व क्या किया था ऑन द सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया बिटवीन. उन्होंने जब इंडिया के लिए काम किया था तो वो कौन से ईयर के बीच में किया था, 1834 से 1838 तक बहुत कुछ उन्होंने अपना योगदान दिया था सुप्रीम काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, सुप्रीम काउंसिल के लिए. देन वो क्या चाहते थे कि वो चाहते थे कि ऐसा फाउंडेशन क्रिएट हो कॉलोनियल इंडिया के लिए, बायलिंगुअल होना चाहिए, जिसमें जो लैंग्वेज है वो क्या होनी चाहिए, दैट वाज कन्विंसिंग बाय द गवर्नर जनरल ओनली. एंड वो अडॉप्ट करना चाहते थे इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ टीचिंग और लर्निंग. मतलब 6th स्टैंडर्ड से ही ये स्टार्ट हो जाना चाहिए एज कम्पेयर टू, मतलब इन प्लेस ऑफ हिस्ट्री संस्कृत और अरेबिक. मतलब ये नहीं पढ़ाया जाए, उनको इंग्लिश एज अ मीडियम हो जाना चाहिए, ये वो चाहते थे. ठीक है, फिर वो ये भी चाहते थे कि मतलब 6th ईयर ऑफ स्कूलिंग के ऑनवर्ड से ये सब स्टार्ट हो जाना चाहिए. उनके व्यूज़ क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया एक्चुअली अनसिविलाइज्ड कंट्री है जिसको सिविलाइज होने की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, इनका पहला व्यू तो यही था. दूसरा, उन्होंने ये सोचा था कि इसमें ऐसी ईस्टर्न नॉलेज में ऐसी कोई ब्रांच नहीं है जिसकी कंपैरिजन इंग्लैंड से किया जाए, जो कि इंग्लैंड ने प्रोड्यूस किया. ऐसी कोई भी ब्रांच नहीं है ईस्टर्न नॉलेज में जो उससे कंपेयर हो सके. ये उनके व्यूज़ थे. ठीक है, देन मैक्यूले के अकॉर्डिंग जो था, थॉमस जी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सिंगल शेल्फ है ना, लाइब्रेरी की जो सिंगल शेल्फ होती है वो जो है इंडिया और अरेबिया के होल लिटरेचर के बराबर है. ठीक है, दैट वाज वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया. सोचो कितना ज़्यादा व्यू में कितना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस था. मतलब यूरोपियन लाइब्रेरी की एक शेल्फ इनके पूरे लिटरेचर के बराबर थी, वो भी दोनों, अरेबिया और इंडिया दोनों. ठीक है, उन्होंने बहुत ही मतलब एकदम जो होता है ना दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को रखना, वो उन्होंने अपनी बात रखी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने. दे अर्ज्ड टू द ब्रिटिश दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टॉप वेस्टिंग पब्लिक मनी. उनको पब्लिक मनी को स्टॉप कर देना चाहिए वेस्ट करने के लिए ओरिएंटल लर्निंग वो नहीं चाहते थे. प्राचीन ज़माने के शास्त्र वास्त्र पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है. तो गवर्नमेंट को इसमें पैसा खर्च करना बिल्कुल रोक देना चाहिए. इसमें पैसा खर्च करने से कोई मतलब नहीं है. वो क्योंकि वो तो चाहते थे ना कि इंग्लैंड की एजुकेशन आ जाए, इंग्लिश एज अ मीडियम हो जाए 6th ऑनवर्ड से. ठीक है, तो ये वो चाहते थे. उन्होंने बहुत कुछ अपना वो एम्फसाइज करते थे. ही एम्फसाइज दैट द नीड टू टीच द इंग्लिश लैंग्वेज. मतलब लोगों को प्रेरित करते थे कि कितना ज़रूरी है इंग्लिश को जानना, समझना, उसके बारे में पढ़ना. तो ये सारे उनके व्यूज़ थे, किनके, थॉमस जी के. ठीक है, ये थॉमस जी कुछ इस तरह से दिखते थे. ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, ये दैट एजुकेशन फॉर कॉमर्स, मतलब कॉमर्स मतलब बिजनेस. ये सब ये एक्चुअली उनके थॉट्स थे. तो लैंग्वेज ऑफ वाइज में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है. एम्फेसाइजिंग द नीड टू टीच इंग्लिश, जैसे मैंने बोला ऐसा ही चाहते थे थॉमस जी. तो सारी पार्टीज जो हैं वो अग्री थी कि ऑन वन पॉइंट. ठीक है, ऑन वन पॉइंट दैट द डायलेक्ट्स कॉमनली, मतलब बात ऐसी करें जो सबकी समझ में आए. ऐसा कोई लैंग्वेज ना हो, ऐसी कोई पढ़ाई ना हो जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ ना हो. ठीक है, वो ये चाहते थे. और कोई इट वॉज जस्ट सो पुअर एंड रूड अंटिल दे आर एनरिच्ड विद सम अदर क्वार्टर. तब अदरवाइज वो बहुत रूड और पुअर होगी जब तक उसके साथ कोई अच्छी सी और कुछ उसमें पॉलिश होके नॉलेज ना आ जाए. ठीक है, एंड इट विल नॉट बी ईजी टू ट्रांसलेट. उसको ट्रांसलेट करना भी ईजी नहीं होगा फॉर टू एनी वैल्यूएबल वर्क इनटू देम. वही इट्स ऑफ नो यूज़ वाला टाइप है ना.
तो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया सेम वही पॉइंट यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द वाइज में क्या है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये थे थॉमस बेबिंगटन जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ को और अपनी नॉलेज को अपने बारे में सब कुछ क्या किया, जिनके बारे में हमने इसमें पढ़ा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या है, वुड डिस्पैच, तो आपके बारे में आपने बहुत सुना होगा वुड डिस्पैच के बारे में। दे ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। मतलब कि वो उन्होंने भी ये आर्ग्यू किया, उनका भी आर्ग्यूमेंट था कि जो यूरोपियन लैंग्वेज थी वो इम्प्रूव करेगी, वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। जस्ट सी दिस, क्योंकि वो सब सोचते थे कि हम सिविलाइज नहीं थे। ठीक है, देन इट वुड मेक देम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट, वो ट्रुथफुल और ऑनेस्ट बनाएंगे और फिर सप्लाई करेंगे कंपनी को द गुड सिविल सर्वेंट विद अ वेरी गुड सिविल सर्वेंट हु कुड बी ट्रस्टेड एंड डिपेंडेड अपॉन। ठीक है, देन फॉलो 1854 में डिस्पैच ने बहुत सारे मेजर्स लाए, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश एजुकेशन के थ्रू उनके डिपार्टमेंट्स को, फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारा सेटअप किया, उसके बाद उसको एक्सटेंड किया ताकि कंट्रोल कर सके पूरे मैटर्स में, जितने भी एजुकेशन से रिगार्डिंग मैटर्स हैं उसमें वो पूरा अपना कंट्रोल जमा सकें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ, बहुत सारे स्टेप्स लिए गए इसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए। फिर 1857 में कुछ ऐसा हुआ कि रिवॉल्ट आया मेरठ और दिल्ली में, और फिर यूनिवर्सिटीज़ जो इस्टेब्लिश हुई थी, कोलकाता में इस्टेब्लिश हो गई यूनिवर्सिटीज़, फिर मद्रास बॉम्बे, इनसे यहाँ पे सब जगह यूनिवर्सिटीज़ क्या हो गई, इस्टेब्लिश हो गई और वहाँ लर्निंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये सब हुआ था, स्कूल एजुकेशन में इतना बड़ा चेंज आया था उस सिस्टम में। ठीक है, ये हो गया था आपका स्टार्ट 1857 से। ठीक, द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट हुआ था 1835 में, उसमें क्या हुआ था, वो सोच रहे थे कि जो नॉलेज है इंग्लिश की दैट वुड अलाउज द इंडियन टू रीड समथिंग टू द फाइनेस्ट। मतलब अब जो इंडियंस जो पढ़ेंगे वो कुछ सही कुछ अच्छा सीख पाएंगे, और फिर उन्होंने फाइनेस्ट मतलब वो लिटरेचर जो है वर्ल्ड में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुई है उससे कुछ अच्छा सीख पाएंगे, वो ऐसा चाहे। ठीक है, उन्होंने चाहे नहीं, उन्होंने चाहा भी था और उन्होंने फील भी किया। देन क्या हुआ, इंग्लिश की जो नॉलेज थी दैट मेक देम अवेयर ऑफ डेवलपमेंट्स, वो जो नॉलेज आई उनको अवेयरनेस लाई उनमें। ठीक है, काफ़ी जगहों में वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी में उनका अवेयरनेस बढ़ा। ठीक है, इस एजुकेशन से फिर क्या हुआ, एजुकेशन जो टीचिंग का था, इंग्लिश टीचिंग का, वो क्या हुआ, उनका एक वे ऑफ सिविलाइजिंग, दैट वाज द वे ऑफ सिविलाइजिंग द पीपल। मोटो तो यही था ना कि वो अनसिविलाइज्ड पीपल हैं यहाँ पे, जिनको सिविलाइज्ड बनाना है इंडियंस को। ठीक है, तो चेंजिंग देयर टेस्ट, उनका टेस्ट चेंज हुआ, फिर उनकी वैल्यूज़ चेंज हुई, उनके कल्चर चेंज हुए। तो ये सब किसके व्यूज़ थे, एंड दे ऑल वर फॉलोइंग द व्यूज़ ऑफ थॉमस जी। ठीक है, और वो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट तब इंट्रोड्यूस हुआ था 1835 में। ठीक, मेन फीचर क्या था, मेन फीचर उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था 1835 में, और उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को बदल दिया था हायर एजुकेशन के लिए। फिर क्या हुआ था, उन्होंने प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल टीचिंग का, जो कि कलकत्ता, मद्रास और बनारस संस्कृत में, बनारस वगैरह में हो रहा था, जो कि संस्कृत कॉलेज जितने भी थे उसको स्टॉप किया गया। ठीक, फिर इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया स्कूल्स में, ये सब कुछ हुआ था। ठीक, कब, 1835 में जब ये वाला एक्ट पास हुआ था तब। अब एजुकेशन फॉर कॉमर्स, मतलब एजुकेशन को आपने बिजनेस बना के रखा है क्या, बिजनेस बनाया है तो कैसे सेटअप हुआ, वो 1854 में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में जो थे, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच को गवर्नर जनरल को वो किया था, एजुकेशनल कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्पैच किया था किसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो उन्होंने इशू किया था चार्ल्स वुड, दैट वॉज इशूड बाय द चार्ल्स वुड, द प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। वो प्रेसिडेंट थे चार्ल्स वुड। ठीक है, ये दैट वॉज इशूड बाय हिम ओनली, एंड ही वॉज नोन फॉर द, और जिसी को वुड्स डिस्पैच कहते हैं। ये वुड डिस्पैच कौन थे, यही थे। कौन, देखिए कौन थे ये, चार्ल्स वुड, जिनका फुल नेम था चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि प्रेसिडेंट थे फॉर द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल ऑफ कंपनी। ठीक है, ये सब जितनी भी सॉल्यूशन से जितने भी चेंजेस थे वो इन्होंने डिस्पैच किए थे वहाँ से। ठीक, आर्ग्यूमेंट ऑफ यूरोपियन नॉलेज में है क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ यूरोपियन नॉलेज में के ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट्स बनाए गए। वुड डिस्पैच जो 1854 में उन्होंने मार्क किया था फाइनल
डिसीजन कि हु वाज अपोजिंग टू द ओरिएंटल लर्निंग, है ना। ये वो थे कि जिन्होंने ओरिएंटल लर्निंग को अपोज किया था, से संस्कृत नहीं पढ़ाया जाएगा, अरबिया नहीं पढ़ाया जाएगा, इसका कोई यूज़ नहीं है, प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, तो पढ़ाओ वो जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ निकले। तो उन्होंने अपोज किया था। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि एजुकेशन की जो डिज़ायर है वो देखने को मिलेगी इंडिया में कि कितनी एक्सटेंड हुई है। और फिर दे हैव इट्स ऑब्जेक्टिव फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द इम्प्रूव्ड आर्ट्स। डिफ्यूज हुआ था क्या क्या, आर्ट्स, सर्विसेज, फिलॉसफी, लिटरेचर ऑफ यूरोप, इन शॉर्ट यूरोपियन नॉलेज पूरा बढ़ाना चाहा और बढ़ा। ठीक है, हम भी आज देखते हैं तो कोई भी पर्सन हो वो चाहता है कि उसको इंग्लिश आए, इंग्लिश की नॉलेज उसको बनी रहे। ठीक है, हर कोई वो चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता है जो यूज़फुल नहीं है। आज भी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम इसको पढ़ने से क्या होगा, इसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है। मतलब आज वो एरा आ गया है कि बच्चे पूछते हैं जो हम पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो सोचो जब आज इतनी इन्फॉर्मेशन, मतलब आज के बच्चे अगर ये सोच रहे हैं तो उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, और वही उन्होंने करने की कोशिश की। ठीक है, और किया भी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सिचुएशन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी द एडवांटेज ऑफ द वुड्स डिस्पैच फॉर द ब्रिटिश इन इंडिया। वुड्स डिस्पैच का ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश का इंडिया के लिए क्या था एडवांटेज। वुड डिस्पैच स्टेटेड द इंग्लिश लर्निंग। यस, वुड डिस्पैच ने सारी बातें इंग्लिश लर्निंग के लिए ही कही हैं जो कि हुई थी, जो एडवांटेज था इंडियंस के लिए बहुत हद तक, उनके ट्रेड के लिए, उनके कॉमर्स के लिए, है ना। ट्रेड एंड कॉमर्स मतलब बिजनेस, इकोनॉमी। ठीक है, इनके लिए इनका क्या हुआ था, एडवांटेज ऑफकोर्स हुआ था। ब्रिटिश भी चाहते थे कि जो मोटिव है वो क्या हो, इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट करना उनका मोटिव था, सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव, फोरमोस्ट मोटिव। ठीक, देन था उनमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ दैट वुड चेंज देयर टेस्ट, देयर कल्चर, देयर एंड देयर डिजायर्स, एंड दे विल क्रिएट अ डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड, है ना। उनका टेस्ट, उनका कल्चर, उनका डिज़ायर बदल जाएगा तो वो अपने आप ही ब्रिटिश गुड्स के क्या हो जाएंगे, डिमांड करने लगेंगे। और ऐसा हुआ, है ना। उनकी थिंकिंग चेंज हुई, उनकी लर्निंग चेंज हुई, उनका टेस्ट चेंज होगा, उनका डिज़ायर चेंज होगा, तो उनकी डिमांड भी चेंज होंगी ऑफकोर्स। तो वो हुआ। यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द, वो ऐसा सोचते थे कि जो यूरोपियन लर्निंग है वो मॉरल कैरेक्टर को इंडियंस में इम्प्रूव करेंगे, ये उनका मानना था। ठीक है, इट वुड मेक देम ट्रस्ट। देखिए, वो ही यूरोपियन लर्निंग ही उनको ट्रुथफुल बनाएगी, ऑनेस्ट बनाएगी, और 10 कंपनी का सप्लाई विद द सिविल सर्वेंट्स भी होगा। मतलब कंपनी को हम सिविल सर्वेंट्स बना के बिल्कुल अच्छे से तैयार करके देंगे जिसको सब कुछ आता हो, मॉरल वैल्यूज़ भी आती हों, उनके डिज़ायर्स चेंज हों, उनके डिमांड्स चेंज हों, उनमें कुछ कर गुजरने की वो हिम्मत हो, अंदर से कुछ एंथुसियाज्म हो। ठीक है, और इस तरह के अगर हमने बंदे तैयार कर दिए तो वो परफेक्ट सिविल सर्वेंट्स हम आपको देने वाले हैं, ऐसा ये टीचिंग चाहते थे। ठीक, चार्ल्स वुड, President of Board of Company, yes, we have done this. Charles Wood did a great job in it, yes, of course, in spreading the education in India, and the European education was that. And when in 1857 he sent a dispatch to whom, Lord Dalhousie. वुड्स ने जो डिस्पैच किया था किसको किया था, लॉर्ड डलहौजी को, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, वुड डिस्पैच रिकमेंड क्या क्या किया था कि एजुकेशन जो होनी चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो सेटअप होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ का जो मॉडल है वो लंदन यूनिवर्सिटी के हिसाब से होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सिटी बी द एस्टैब्लिशन दैट वाज बिग इन बिग सिटीज़ में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो होना चाहिए, वो बॉम्बे में हुआ, कोलकाता में हुआ और मद्रास में हुआ, यस हुआ। एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट स्कूल ओपन होना चाहिए। ठीक, देन है एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी देयर, एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल शुड बी देयर, मतलब प्राइवेट स्कूल्स को भी होना चाहिए और वो भी एफिलिएशन उनमें मिलना चाहिए ताकि वो भी प्रॉपर वे से स्मूथ कंडक्शन कर सकें, स्मूथ एजुकेशन, स्मूथ लर्निंग दे सकें बच्चों को, वो भी हुआ। इंडियन नेटिव्स जो हैं, बहुत सारे इंडियन नेटिव्स को बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग दी गई ताकि वो अपनी मदर टंग भी बोलें और बाकी न्यू लैंग्वेज के लिए भी, जो कि बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों के लिए फ्रूटफुल है, जिसका प्रैक्टिकल यूज़ हो, वो भी दे सकें। ठीक है, तो ये था चार्ल्स वुड का और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है द डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन। ये कब हुआ, विलियम कैरे जो हैं वो स्कॉटिश मिशनरी हैं जिसने हेल्प किया था
किसको? हु हेल्प एस्टैब्लिश द सेरमपोर मिशन। उन्होंने सेरमपोर मिशन नाम का मिशन इस्टेब्लिश किया था। किसके लिए? अब देखते हैं आगे। ये डिमांड फॉर द मॉरल एजुकेशन है। आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो प्रैक्टिकल एजुकेशन है वो तो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज हुई है क्रिश्चियंस के बाय क्रिश्चियंस। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज ने इसको स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था और ये बात है 19th सेंचुरी की। ठीक है, अब हुआ क्या, मिशनरीज सोचते थे कि जो एजुकेशन है वो इम्प्रूव होना चाहिए मॉरल कैरेक्टर के साथ, मतलब लोगों के अंदर सिर्फ पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मॉरल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सोसाइटी को रन करने के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, मॉरलिटी कुड बी इम्प्रूव्ड ओनली थ्रू द क्रिश्चियन एजुकेशन, और वो सोचते थे कि क्रिश्चियन एजुकेशन के थ्रू ही मोरालिटी इंप्रूव हो सकती है, आपके यूरोपियन से कुछ नहीं होने वाला है ना। और वुड्स डिस्पैच सोचते थे, थॉमस सोचते थे कि नहीं ये तो यूरोपियन लिटरेचर से ही हो सकता है कि मॉरल कैरेक्टर है, और ये इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्रिश्चियन एजुकेशन से ही मॉरलिटी किसी भी बंदे के अंदर प्रॉपर वे से आ सकती है। हुआ क्या, 1813 तक हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने अपोज किया मिशनरीज को। ठीक है, मिशनरी एक्टिविटी को इंडिया में। ठीक, फिर उसके बाद जो मिशनरी एक्टिविटी थी दे वुड प्रोवोक रिएक्शंस एंड अमंग्स द लोकल पॉपुलेशन, मतलब लोकल पॉपुलेशन में उन्होंने अपने रिएक्शंस को प्रोवोक करना चाहा कि लोगों तक जाके उनको समझाने की कोशिश की, उनको मनाने की कोशिश की, एंड मेक देम सस्पिशियस ऑफ ब्रिटिश प्रेजेंस इन इंडिया, और उनमें ये धारणाएं बनाने की कोशिश की कि जो ब्रिटिश है ना वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, जो थी भी ऑफ कोर्स, वो तो आए थे हमको लूटने, है ना, हमारी पूरी संपदा हमारी पूरी जितना भी हमारी ग्लोरी है उसको ख़त्म करने आए थे। तो ये उन्होंने उनके कॉमन पीपल के अंदर डालने की कोशिश की। दे वर अनेबल टू एस्टैब्लिश एन इंस्टीट्यूशन विद इन दिस ब्रिटिश, मतलब उन्होंने अपनी इंस्टीट्यूशन बनाने में तो नाकामयाब रहे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश कंट्रोल था, पूरी उनकी टेरिटरी थी। ठीक है, तो उनके अंदर बनाने बहुत मुश्किल हो गया, तो मिशनरीज ने सेटअप किया एक मिशन जो सेरमपोर में था, ये ना सेरमपोर मिशन। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपना ये मिशन बनाया। ठीक है, एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कंट्रोल किसके अंदर था, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस जो थी उसने सेटअप किया, वहाँ पे सेटअप हुआ था 1800, और कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था 1818 में, ये इस्टेब्लिश हो चुका वहाँ पे। ठीक, अब हुआ क्या, ओवरऑल 19th सेंचुरी जो थी वो मिशनरी स्कूल्स में पूरा ऑल ओवर, मिशनरी स्कूल में 19th सेंचुरी में मिशनरी स्कूल ऑल ओवर द इंडिया आ चुका था। आप देखेंगे कि आपके सिटी में, आपके इंडिया में, आपके कंट्री में ऐसे बहुत सारे मिशनरी स्कूल हैं जो फैल चुके थे 19th सेंचुरी से ही। ठीक है, 1857 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने डायरेक्टली सपोर्ट किया था मिशनरी एजुकेशन का, तब सोचिए, पहले वो अपोज में थे, अब वो सपोर्ट में थे। ठीक, तो देयर वाज अ फीलिंग ऑफ दैट एनी स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन लोकल कस्टम्स, प्रैक्टिसेस, बिलीव्स एंड रिलीजियस आइडियाज माइट एंड रेज नेटिव ओपिनियन। कहने का ये मतलब है कि अगर आप लोकल पीपल के दिलों तक, अगर आप लोकल पीपल के पास जा के अपनी बात को रखते हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला उस समय। ठीक है, अदरवाइज अगर वो चाहते तो उनको तो अपोज हो चुका था, वो चले जाते या वो रुक जाते अपने काम से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोकल पीपल के पास जा के अपनी बात को रखा, और उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो ब्रिटिश हैं वो थोड़े से गड़बड़ करेंगे आपके लिए। ठीक है, और लोगों ने उसको माना, और धीरे धीरे उस पर वर्क किया गया, और जाकर के 19th सेंचुरी में ऑल ओवर द वर्ल्ड मिशनरी स्कूल्स का सेटअप हो चुका था। तो ये था कि क्या इनका विलियम कैरे का काम। ठीक, अब ये विलियम कैरे देख रहे हैं आप, ब्रिटिश पर्टिकुलर बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, वो एक ट्रांसलेटर थे, एक एक्टिविटिस्ट थे, और उन्होंने ओपन किया था फर्स्ट यूनिवर्सिटी सेरमपोर में। ठीक, और बहुत सारी डिग्रीज और भी वहाँ पे थी, बहुत सारी थी, और ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मिशन, वो फादर ऑफ मॉडर्न मिशन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि उनका ही पहला था ये मिशनरी स्कूल। तो उनका बॉर्न हुआ था 17 अगस्त 1761 में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में उनका बॉर्न हुआ था पॉलर्सपुरी में, और उनकी डेथ हुई थी 9 जून 1834 में, सेरमपोर में ही हुई थी। उनके स्पाउस का नाम था ग्रेस हक्स, जिन्होंने 1823 से 1834 तक के था उनका चाइल्ड, और उसके बाद ये सब फिर ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने फाउंड की थी वो था BMS वर्ल्ड मिशन, जो कि सेरमपोर कॉलेज में ही था। ठीक है, चिल्ड्रन के नाम भी हैं यहाँ पे, जेबेस, विलियम कैरे, फिलिक्स एंड पीटर।
तो ये सब था उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो आपको हर किसी के बारे में, मैं बोलती हूँ कि जिसकी भी हिस्ट्री पढ़ो उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी बहुत तो बेसिक पर इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। उसके बाद उनके सारे काम, उनके कंट्रीब्यूशन जो हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देना और समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम कि ये क्या है, ये आपको क्या दिख रहा है, ये सैरमपुर कॉलेज है जिनका उन्होंने क्या किया था, मिशनरी कॉलेज जो है उन्होंने सेटअप किया था विलियम ने। ठीक है, सैरमपुर कॉलेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली नियर कोलकाता। देखिए ये कैसा दिख रहा है, कितना वैसे भी कोलकाता में बहुत सारी ऐसी सिटीज़, बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं। मतलब आप समझ रहे हो, बहुत मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो यू मस्ट रीच एंड वॉच देयर कि हाउ ब्यूटीफुल थिंग्स आर देयर, हाउ हिस्टोरिकल थिंग्स, हाउ व्हाट आर द मॉन्यूमेंट्स भी हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे, साइंस सिटी भी है, तो यू मस्ट वॉच देयर। ठीक है, तो ये था उनमें से एक कॉलेज, सैरमपुर कॉलेज, जो दिखता था बहुत ही बड़ा और मतलब इट्स अ बिग कॉलेज, है ना। और यहाँ से तो स्टार्ट हुआ था, ये तो पहला कॉलेज था। यहाँ से तो उसके उनके अंदर बहुत सारी वो क्या बोलते हैं उनको कि हाँ यस आई कैन डू दिस वाला काइंड, और उन्होंने बहुत सारी मिशनरी स्कूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड कर ही ली। आखिर हुआ क्या लोकल स्कूल्स के साथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी एक विलियम एडम है, वहाँ पे विलियम कैरले कह रहे थे। यहाँ पे देखिए लोकल स्कूल के साथ हुआ क्या आपको कोई भी आइडिया है कि ब्रिटिश टाइम में लोकल स्कूल्स के पढ़ाते कैसे थे, प्री ब्रिटिश टाइम में पहले कैसे पढ़ाते थे? हैव यू एवर वंडर्ड वेदर दे वेंट टू स्कूल और नॉट? एक्चुअली क्या कोई स्कूल था भी, कोई पाठशाला, कोई गुरुकुल टाइप का तो नहीं था? जैसे कि जब अर्जुन और कौरव जब पढ़ने जाते थे, पांडव और कौरव जब पढ़ने जाते थे तो उनका एक गुरुकुल था, एक प्रॉपर, है ना, वहीं पे सेटअप होता था। तब वो ये नहीं देखते थे कि अगर युधिष्ठिर बड़े हैं तो उनकी कौन सी नॉलेज होगी और जो नकुल सहदेव हैं उनकी कौन सी नॉलेज होगी, ये सब कोई नहीं देखा था। ठीक है, मतलब कहने का ये मतलब है बड़े को भी वही नॉलेज मिल रही है, छोटे को भी वही नॉलेज मिल रही है, कोई कितना भी बड़ा छोटा हो सबको सेम नॉलेज मिलती थी। तो क्या वो स्कूल कैसा था? क्या वहाँ पे कोई टाइम टेबल फॉलो होता था? क्या वहाँ पे कोई सब्जेक्ट टीचर आते थे? क्या एक ही टीचर पढ़ाता था? टाइम टेबल क्या होता था? तो ये सब देखने का, तो विलियम एडम ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई। ठीक है, और वो रिपोर्ट क्या थी, 1830s में विलियम एडम स्कॉटिश मिशनरी थे जिन्होंने टूर किया था बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में और बिहार के। तो उन्होंने ये देखा कि जो रिपोर्ट है प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन के लिए, इट वाज वर्नाक्यूलर इन स्कूल्स, है ना, इन वर्नाक्यूलर स्कूल्स। वो क्या थी वो देखिए, रिपोर्ट वाज टोटली इंटरेस्टिंग। ठीक है, इंटरेस्टिंग कैसे हो देखिए, एडम ने देखा कि 1 लाख पाठशालाएं हैं बिहार और बंगाल में। ठीक है, और छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन है जिसमें मोर देन 20 स्टूडेंट्स होंगे, नॉट मोर देन, मतलब जस्ट नॉट मोर देन 20 स्टूडेंट्स थे, हाँ, हर इंस्टीट्यूशन में। फिर उन्होंने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखा जो वहाँ पाठशाला में पढ़ाते थे, तो आप समझ जाओ 20 लाख अराउंड थे। ठीक, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अभी 1 लाख पाठशाला थी जिसमें हर एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन थे, हर इंस्टीट्यूशन में 20 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं थे। तो अगर देखा जाए तो दे वर नॉट मोर देन 20 लाख स्टूडेंट। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन को बहुत वेल्दी पीपल ने सेटअप किया था, लोकल कम्युनिटी ने सेटअप किया था, और वो उस समय टीचर या गुरु कहलाते थे जो सेटअप करता। ये उनकी क्या थी, थोड़ी एक रिपोर्ट थी जो ऑल एंड ऑल बोलते हैं ना, एक सार था, एक बड़ी सी रिपोर्ट का एक छोटा सा सार था। ये था उनका पहला रिपोर्ट। ये पेंटिंग जो है वो डच पेंटर ने बनाई है। ठीक है, फ्रांकोइस सॉल्वेन, ठीक है, जो इंडिया आए थे और लेट 18th सेंचुरी में इंडिया आए थे, और उन्होंने ये दिखाना चाहता था, ये अपनी पेंटिंग से ये दिखाना चाहते थे कि एवरी डे ऑफ लिविंग क्या होती है इंडिया में। ठीक है, एवरीडे लाइफ ऑफ पीपल इन हिज पेंटिंग। ठीक, तो ये पाठशाला है और यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, ये गुरुजी हैं, इन्होंने ये सेटअप किया हुआ है। कुछ इस तरह से वहाँ पे पढ़ाई होती थी, ऐसा वो चाहते थे दिखाना अपनी तरफ से। विलेज पाठशाला कैसे होती है, आज भी हम लोग मूवीज़ में देखते हैं तो कुछ इसी तरह के ही दिखते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, नॉट मोर देन दैट। ठीक, अब विलियम एडम जो हैं वो जापानीज थे एंड is known in Japanese as Miura Enzin and was the English navigator. वो इंग्लिश नेविगेटर थे who in 1600 was first of the nation to reach Japan. ये पहले वो थे जो जापान रीच किए थे 1600 में।
ठीक। बॉर्न हुआ था इनका 24 सितंबर को 1564 में, और कहाँ था वो ना, गिलिंघम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। डेथ हुई थी उनकी 16 मई 1620, और वो भी हुई थी उनकी हिरादो नागासाकी प्रीफेक्चर, जापान में। ठीक। विलियम एडम की रिपोर्ट क्या बताती है, बता दिया मैंने। एजुकेशन सिस्टम के बारे में वो बताना चाहते थे कि पहले ब्रिटिश से पहले एजुकेशन सिस्टम क्या चलता था, पॉलिटिकल पावर कैसी थी इंडिया में, पॉलिटिकल पावर इस्टेब्लिश कैसे हुई इंडिया में। फिर उन्होंने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिनको विलियम सर से जिन्होंने पूछा कि वो स्कॉटिश मिशनरी को चाहते हैं कि नहीं वहाँ पे, उन्होंने प्रोवाइड किया कुछ रिपोर्ट्स स्टेट की, जो कि लोकल स्कूल्स थे किसके, बंगाल और बिहार के, उनके बारे में रिपोर्ट उन्होंने जानना चाहिए। फिर एडम ने टूर किया 2 ऐसे स्कूल्स, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दो स्टेट्स को ऐसे बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने गए, परखे, जाने, और वो थे बंगाल और बिहार, और उनके बारे में उन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई, जिस रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया था। तो ये इन शॉर्ट भी है आपके पास, इनकी पेंटिंग भी है और इनकी एक्सप्लेनेशन भी है इस पूरी स्लाइड में। तो ये था हमारा क्या, यहाँ तक का पूरा एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके सामने आऊँगी और भी कुछ लेके। ये इन्फॉर्मेशन अब यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ है आपके लिए। ठीक है, जो थोड़ा सा बचा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बने रहिएगा मेरे साथ, पढ़ते रहिएगा। और मेरे नेक्स्ट वीडियो से पहले आगे के टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको। ऐसा ही कुछ करने से अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो हैव अ नाइस डे, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेरेंट्स को तंग बिल्कुल मत करिए। थैंक यू सो मच।